ठीक है, चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमने कल देखा था एब्जॉर्प्टिव पावर के बारे में, ठीक है। और तो एब्जॉर्प्टिव पावर क्या था, एब्जॉर्प्शन पावर क्या था कि हम कितना हीट दे रहे हैं और मटेरियल कितना उसको एब्जॉर्ब कर पा रहा है, इन दोनों का रेशियो क्या था, ए था, ठीक है। और किसी लैम्डा के लिए हमने क्या बोला था, स्पेक्ट्रल, ठीक है, स्पेक्ट्रल पावर। अब इमिसिव पावर क्या है, इमिसिव पावर क्या है, ई से डिनोट करते हैं। इमिसिव पावर क्या है कि कोई मटेरियल है, उसका कोई यूनिट एरिया है, कोई मटेरियल है किसी टेम्परेचर पे है, उसका कोई यूनिट एरिया है, तो उस यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में कितना हीट रेडिएशन बाहर आ पा रहा है, कितना हीट रेडिएशन इमिट हो रहा है, उसको हम इमिसिव पावर बोलते हैं, ठीक है। और जैसे ए लैम्डा होता है वैसे ही ई लैम्डा भी होता है, ठीक। अब देखते हैं हम ब्लैक बॉडी के बारे में कि ब्लैक बॉडी होता क्या है। ठीक, तो ब्लैक बॉडी क्या है ये देख लेते हैं। अगर कोई ऐसा बॉडी हो, कोई ऐसा मटेरियल हो, ऐसा बॉडी हो कि जिसपे अगर मैं जितना भी रेडिएशन उस पे डालूं वो पूरा का पूरा सारा का सारा रेडिएशन एब्जॉर्ब कर ले, अगर ऐसा कोई बॉडी है, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है, तो हम उस ऑब्जेक्ट को, उस बॉडी को क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी बोलते हैं। ब्लैक है इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि उसका कलर ब्लैक हो, उसका कलर कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर ब्लैक बॉडी का मतलब है कि अगर कोई बॉडी है जिसपे हमने वो किसी भी टेम्परेचर पे हो, अगर उस पे हमने रेडिएशन डाला, ठीक है, तो सारा का सारा रेडिएशन क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, कोई भी ट्रांसमिशन नहीं होगा, कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होगा, पूरा का पूरा वो क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। अब इसके लिए मैं देखूं कि ए की वैल्यू कितनी होगी। ए क्या था कि कितना मैंने रेडिएशन दिया, उसको कितना उसके ऊपर डाला, इंसिडेंट करवाया, ठीक है, और कितना उसने एब्जॉर्ब किया। इन दोनों का जो रेशियो था कि मैंने कितना दिया, उसने कितना एब्जॉर्ब किया और मैंने कितना दिया, इन दोनों का जो रेशियो है उसको हम ए बोलते थे। तो इसके लिए ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसके लिए ए की वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है। ये होता है परफेक्ट एब्जॉर्बर, ठीक है। और दूसरे मटेरियल के लिए अगर कोई बॉडी ब्लैक बॉडी नहीं हुई तो उनके लिए क्या होगा, उनके लिए ए की वैल्यू 1 से छोटी होगी और 0 से बड़ी होगी, कुछ ना कुछ तो एब्जॉर्ब करेगा, वो हम जो रेडिएशन देंगे उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा कुछ ना कुछ, बाकी बॉडी, ठीक है। और ब्लैक बॉडी क्या करेगा, पूरे का पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा, इसलिए उसके ए की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। तो ये था आपका ब्लैक बॉडी, ठीक है। अब रियल में कोई ऐसा बॉडी होता ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता नेचर में, ठीक है। हाँ, लेकिन कुछ कुछ बॉडी होती है, कुछ कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं जो लगभग 99% रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले, 98% एब्जॉर्ब कर ले, 97% तक एब्जॉर्ब कर ले। इन सब को हम बोल देते हैं कि ये लगभग प्रैक्टिकल ब्लैक बॉडी की तरह मान लेते हैं, लेकिन परफेक्ट ब्लैक बॉडी कहीं कुछ है नहीं, परफेक्ट एब्जॉर्बर है नहीं नेचर में, ठीक है। कुछ ना कुछ रिफ्लेक्ट जरूर कर देता है या ट्रांसमिट जरूर कर देता है। कुछ बॉडी है जो बहुत हद तक रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर पाती है, अगर 97% 98% अगर वो एब्जॉर्ब कर पा रही है तो हम उसको ब्लैक बॉडी, प्रैक्टिकल ब्लैक बॉडी की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल क्या है, कुछ एग्जांपल एक तो सन और स्टार, ये इसके एग्जांपल है, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जांपल है, ठीक है, आगे अगर जरूरत पड़ेगी तो हम देखते जाएंगे। तो अभी के लिए तो सन और स्टार को जान लीजिए कि ये जो है प्रैक्टिकल ब्लैक बॉडी की तरह व्यवहार करते हैं, ठीक है। और भी एग्जांपल है, ये हो गया पहला। दूसरा है गोल्ड ब्लैक आता है,
तीसरा प्लेटिनम ब्लैक आता है। ये सब लगभग प्रैक्टिकल जो ब्लैक बॉडी है, इन सब का हम प्रैक्टिकल ब्लैक बॉडी के रूप में यूज कर सकते हैं। लेकिन कोई भी परफेक्ट ब्लैक बॉडी नहीं है। किसी के लिए एक 100% ए इक्वल टू 1 नहीं हो सकता है कि ए इक्वल टू 0.97 हो, 0.98 हो, 0.99 हो, लेकिन किसी के लिए एक नहीं होता। ठीक है, नेचर में ऐसा कोई भी बॉडी नहीं है जिसके लिए ए का वैल्यू पूरी तरीके से एक हो जाए। दूसरी तरीके से हम ब्लैक बॉडी को इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। देखिए कि दो बॉडी आप सेम टेम्परेचर का रख दीजिए, ये हो गया आपका कोई दूसरा बॉडी और ये हो गया आपका ब्लैक बॉडी, सेम टेम्परेचर में है, सराउंडिंग का टेम्परेचर सेम है, तो होगा क्या कि जो ब्लैक बॉडी होगा वो मैक्सिमम वहां पे सराउंडिंग से, अगर इसका दोनों का ही टेम्परेचर ज्यादा है, समझिए दोनों का टेम्परेचर सेम है लेकिन सराउंडिंग से इनका टेम्परेचर ज्यादा है, तो क्या होगा कि ये रेडिएशन इमिट करेंगे रेडिएशन। और दोनों में से कौन सा ज्यादा इमिट करेगा? ब्लैक बॉडी हमेशा ज्यादा रेडिएशन इमिट करता है। आसपास के जितना भी ऑब्जेक्ट होगा उन सब से ज्यादा अगर कोई रेडिएशन इमिट करेगा तो वो होता है ब्लैक बॉडी। ठीक है, एक तो हो गया क्या कि जितना भी आप इस पे वो डाल दीजिए रेडिएशन सबको एब्जॉर्ब कर लेगा, किसी भी टेम्परेचर पर ये रहे, आप किसी भी एंगल से डालें ये सबको एब्जॉर्ब कर लेगा। आप किसी भी वेवलेंथ का रेडिएशन इस पर डाल रहे हैं सबको एब्जॉर्ब कर लेगा, सबको ग्राउंड कर लेगा। लेकिन दूसरे तरह के मटेरियल ऐसा नहीं करते, और दूसरे मटेरियल के साथ आप कंपेयर करें तो क्या होगा कि जो ब्लैक बॉडी होगा वो ज्यादा से ज्यादा रेडिएशन जो है इमिट करते हैं। सेम टेम्परेचर पे है अगर दोनों बॉडी, तो ज्यादा से ज्यादा रेडिएशन जो इमिट करेगा वो ब्लैक बॉडी होगा, ना कि कोई अदर बॉडी। ठीक है, ठीक, चलिए ये एग्जांपल लिख लीजिए फिर आगे चलते हैं। ये दोनों का दोनों ब्लैक बॉडी का प्रॉपर्टी है, ये दोनों भी लिख लीजिए।
ठीक है, चलिए अब किरचॉफ्स लॉ देखते हैं कि किरचॉफ्स लॉ क्या है। देखिए, तो किरचॉफ्स लॉ बोलता है कि किसी बॉडी के लिए, कोई भी बॉडी हो सकता है, ब्लैक बॉडी भी हो सकता है और कोई दूसरा बॉडी भी हो सकता है, ई लेमडा जो हमने देखा था, ई लेमडा और ए लेमडा, किसी बॉडी का ई लेमडा है और ए लेमडा है, इन दोनों का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये बोलता है किरचॉफ्स लॉ, ठीक है। या इसी को बोल सकता हूं कि ई लेमडा या ई बोल दूं, ई प्रोपोर्शनल टू ए, जितना ज्यादा ए होगा उतना ही ज्यादा ई होगा, ठीक है। तो ये है आपका किरचॉफ्स लॉ। अगर यहां पे देखिए किसी बॉडी के लिए क्या है कि अगर ए ज्यादा है तो उसके लिए ई भी ज्यादा होगा, तभी तो ये कांस्टेंट होगा। अगर ये कम है, ये देखिए किसी टेम्परेचर पे क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाते जाऊं, देखिए किसी टेम्परेचर पे अगर ए उसका फिक्स है तो उसके लिए ई भी फिक्स होगा, तभी ये जाके कांस्टेंट होगा। और अगर ये ज्यादा हो उस मटेरियल के लिए या उस बॉडी के लिए तो ये भी ज्यादा होना चाहिए। अगर कोई बॉडी गुड एब्जॉर्बर है, अच्छा सा उसका ए की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो ई की वैल्यू को भी बहुत ज्यादा होना चाहिए। ए की वैल्यू ज्यादा तो ई की वैल्यू ज्यादा। अगर कोई बॉडी गुड एब्जॉर्बर है तो वो गुड इमिटर भी होगी, ठीक है। अब देखिए ब्लैक बॉडी क्या होता है, गुड एब्जॉर्बर होता है, जितना भी हम देते हैं सबको एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर वो सबको एब्जॉर्ब कर लेता है तो क्या होगा यहां से कि वो सबको इमिट भी करेगा। अगर मैंने ब्लैक बॉडी को गर्म किया, गर्म करने के बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे गर्म कर रहे हैं तो वो सारा का सारा, मैं जितना भी उसको हीट रेडिएशन दे रहा हूँ वो सारा का सारा एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। अब मैं उसको ले जाकर किसी ठंडे, उसका आसपास का इलाका जो है ठंडा, उसका सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या है, कम है, वहां रख दूं तो क्या होगा कि जितना भी उसने हीट एब्जॉर्ब किया, रेडिएशन एब्जॉर्ब किया, अब सबको धीरे धीरे छोड़ता जाएगा, ठीक है, इमिट करता जाएगा। तो जो गुड एब्जॉर्बर होता है वो गुड इमिटर भी होता है। तो ये है आपका किरचॉफ्स लॉ, ठीक है, ये लिख लीजिए दोनों। ये सभी बॉडी के लिए वैलिड है और एनी बॉडी। क्या बोलता है किरचॉफ्स लॉ, गुड एब्जॉर्बर और गुड इमिटर, ये है आपका किरचॉफ्स लॉ, ये लिख लीजिए।
चलिए ठीक है, अब हम विन्स लॉ के बारे में देखेंगे, विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ के बारे में। उसके पहले, उस लॉ को देखने के पहले हम एक ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ है हमारा इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन के बीच और वेवलेंथ के बीच। ठीक है, मैंने कोई ब्लैक बॉडी लिया, उसका मैं देखता हूं इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, इस तरफ ये हो गया आपका इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। क्या बोलेंगे, इंटेंसिटी को कितना होता है, एनर्जी डिवाइड बाय एरिया डिवाइड बाय टाइम, ये होता है आपका इंटेंसिटी। और इधर मैं वेवलेंथ कर लेता हूं, वेवलेंथ। ठीक है, यानी कि मैं अगर किसी ब्लैक बॉडी का क्या देखूं, स्पेक्ट्रम देखूं, तो मुझे कैसा दिखाई देगा वो देखता हूं। तो अगर हम स्पेक्ट्रम देखें या इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन देखें और वेवलेंथ के बीच ग्राफ देखें, तो हमें कुछ लगभग कुछ इस तरीके से वो दिखाई देती है। ठीक है, ये किसी टाइम टेम्परेचर T पे है। और अगर तो देखिए इस ग्राफ का मतलब क्या है, ये देखिए कि जो ब्लैक बॉडी से रेडिएशन निकल रहा है, ठीक है, जो ब्लैक बॉडी से रेडिएशन निकल रहा है, उस रेडिएशन में कुछ जो रेडिएशन होगा उनका वेवलेंथ, यहाँ पे कोई लेमडा है, लेमडा 1 बोल दिया चलो, कुछ रेडिएशन का वेवलेंथ लेमडा 2 है, कुछ रेडिएशन का वेवलेंथ लेमडा 4 है, और यहाँ पास जो रेडिएशन होगा, ठीक है, उसकी मात्रा सबसे ज्यादा है। चलिए मैं इसको बोल देता हूं लेमडा एम मैक्स, ये बोल दिया लेमडा एम मैक्स। लेमडा एम का मतलब ये नहीं है कि मैं मैक्सिमम लेमडा की वैल्यू बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि जो रेडिएशन हमें मिल रहा है वहां पे जो सबसे ज्यादा रेडिएशन का मात्रा, रेडिएशन जो है, रेडिएशन में सबसे ज्यादा पार्ट है जिसका है, जितना परसेंट का, जैसे एग्जांपल के लिए मैं बोल दूं कि 80% रेडिएशन के पार्ट का जो वेवलेंथ है वो लेमडा एम के आसपास है। ठीक है, मेरा मतलब लेमडा एम से ये है, लेमडा एम का मतलब, लेमडा मैक्स का मतलब ये नहीं है कि मैं बात कर रहा हूं वेवलेंथ की मैक्सिमम वैल्यू से, मैं ये बोल रहा हूं कि इस वेवलेंथ का रेडिएशन सबसे ज्यादा है। यहाँ पे जो स्पेक्ट्रम देख रहे हैं उसमें लेमडा एम वेवलेंथ का रेडिएशन सबसे ज्यादा है। ठीक है, मेरा मतलब लेमडा एम से ये है। अब देखता हूं कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं तो क्या होगा। ये था आपका ग्राफ और मैंने बोल दिया पहला टेम्परेचर T1, तो ये वाला जो है मैं उसको लेमडा 1 बोल दिया अभी। ठीक है, ये मैक्सिमम लेमडा 1 क्या है कि इस वेवलेंथ का जो रेडिएशन है वो सबसे ज्यादा है अभी यहाँ पे स्पेक्ट्रम में। ठीक है, स्पेक्ट्रम जिसमें दिख रहा है। अब मैं थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा देता हूं तो मुझे कुछ ग्राफ में हल्का सा चेंज दिखेगा। ठीक है, अब देखिए लेमडा, इसके लिए मैक्सिमम लेमडा एम क्या था, लेमडा M1 बोल दिया, चलिए यहाँ पे था। इसके लिए जैसे ही मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं यहाँ पे लेमडा M2 आ जाता है, ये T2 है, और टेम्परेचर बढ़ाऊं तो ये हल्का सा और शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, यानी कि मैं जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाता जा रहा हूं, हो क्या रहा है, लेमडा में शिफ्ट हो रहा है, लेमडा में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है पीछे की ओर, किधर, पीछे की ओर। ये T3 बोल दिया मैंने। ये फिर से बनाता हूं इसका, ये आपका T1 के लिए, ये T2 के, ये आपके T3 के लिए। तो हो क्या रहा है, T1 T2, ये आपका T3, ये आपका लेमडा एम पहले के लिए, लेमडा एम T2 के लिए, ये आपका लेमडा एम T3 के लिए। कि जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है, T3 ग्रेटर देन T2
ग्रेटर देन T1। तो क्या हो रहा है कि लेमडा एम की वैल्यू छोटी होती जा रही है। ठीक है, लेमडा एम की वैल्यू छोटी होती जा रही है। हम स्पेक्ट्रम देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया क्या हुआ, लेमडा एम की वैल्यू छोटी होती चली गई, यानी कि लेमडा एम में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। इसी को बोलते हैं विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, यानी कि जैसे जैसे आप इसको बढ़ाएंगे ये कम होगा, यानी कि टी जो है प्रोपोर्शनल है 1/लेमडा एम के। ये है आपका विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। ठीक है, दूसरे वर्ड में मैं क्या बोल सकता हूं कि इसी को लिख सकता हूं T इक्वल टू बी लेमडा एम। बी एक कांस्टेंट है। ठीक है, सभी मटेरियल के लिए इसकी वैल्यू सेम होती है, या इसी को बोल दूं T लेमडा एम इक्वल टू बी। तो ये आपका हो गया विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। ये लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। देखिए, जो B की वैल्यू होती है वो होती है 2.898 इंटू 10⁻³ और उसका जो यूनिट होता है वो होता है M और K। M और K क्या है, यहाँ से देखिए लेमडा के लिए जो यूनिट है वो मीटर और T के लिए जो यूनिट है वो केल्विन SI में। ठीक है, तो B का जो वैल्यू होता है वो होता है इतना, लगभग 10⁻³ के पास। या आप ये जो लिखा है इसी को आप लिख सकते हैं लेमडा मैक्स प्रोपोर्शनल टू 1/T। रुकिए, इसको लिख लीजिए आप। ठीक है, चलिए। ठीक है, अब देखिए, अगर यहाँ पे हमें क्या B जो है पता है। ठीक है, अगर हम कोई स्पेक्ट्रम देखते हैं और वहां पे हमें पता चल जाता है लेमडा एम की वैल्यू,
तो हम बता सकते हैं कि ये स्पेक्ट्रम जिसका है उसका टेम्परेचर कितना होगा, ये बात हम बता पाएंगे। अगर हमें बी पता चल गया, स्पेक्ट्रम देख के लेमडा पता चल गया, लेमडा एम, तो हम उसका टेम्परेचर बता सकते हैं। अगर आपको किसी स्टार का, सन का, अगर आपको लेमडा एम पता चल जाता है, स्पेक्ट्रम आप किसी तरीके से देख लेते हैं और वहां से आपको लेमडा एम पता चल जाता है, तो आप बता सकते हैं कि टी का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं, ग्राफ से रिलेटेड और भी कुछ बातें कर लेते हैं कि ग्राफ और कौन सा इंफॉर्मेशन देता है। तो देखिए ये ग्राफ, ये आपका था T1 के लिए। तो ये जो ग्राफ जितना एरिया बना रहा है, जितना एरिया घेर रहा है, ये बताता है टोटल इंटेंसिटी को, रेडिएशन के टोटल इंटेंसिटी को बताता है। ये जो एरिया आएगा वो क्या बताएगा, रेडिएशन का टोटल इंटेंसिटी इस टेम्परेचर पे। अब देखिए टेम्परेचर बढ़ा दिए, किसी और टेम्परेचर पे बात करूं मैं, जैसे ही मैंने टेम्परेचर बढ़ाया क्या हुआ कि एरिया भी बढ़ गया। एरिया बढ़ गया मतलब एरिया क्या बताता है, टोटल इंटेंसिटी। ठीक है, रेडिएशन का टोटल इंटेंसिटी एट दैट टेम्परेचर, यानी कि एरिया अंडर द कर्व टोटल इंटेंसिटी। That temperature. ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन कर लेते हैं। विंस लॉ से, विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ से रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि देखिए आपको एक सन दिया हुआ है, सन है और एक स्टार है। बोला गया है कि सन का जो लेम्डा मैक्स है वो है 500 नैनोमीटर और जो स्टार का जो लेम्डा मैक्स है वो है 350 नैनोमीटर। तो बताइए कि सन का टेम्परेचर और स्टार के टेम्परेचर का रेशियो कितना होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि सन दिया गया है, स्टार दिया गया है, उनके लेम्डा मैक्स की वैल्यू बता दी गई है और पूछी गई है उन दोनों के टेम्परेचर का रेशियो। तो विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ से हम क्या जानते हैं कि भाई लेम्डा मैक्स होता है प्रोपोर्शनल टू 1/T के। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, या मैं इसी को लिख सकता हूं, इसके कारण अगर ऐसा प्रोपोर्शनैलिटी है तो मैं लिख सकता हूं T1
डिवाइड बाई T2 इक्वल टू लेमडा 2 डिवाइड बाई लेमडा 1। ठीक जी, ठीक है, ये है ऐसा। अब यहां पर देखिए टी सन अगर ये ऊपर में है तो लेमडा मैक्स सन नीचे आ जाएगा, और ये अगर टी स्टार नीचे है तो लेमडा मैक्स स्टार ऊपर आ जाएगा। अब हम बस वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। क्या होगा यहां से लेमडा मैक्स स्टार कितना है 350, फिर ये हो गया आपका 500, तो ये हो जाएगा 7 और ये, तो ये हो जाएगा 0.7। तो ये आपका आंसर आ गया। तो व्हील्स डिस्प्लेसमेंट लॉ से रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा उसको इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने क्या देखा था कि हम जैसे जैसे ग्राफ में हमने देखा था कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे थे इंटेंसिटी भी बढ़ रहा था, लेकिन कैसा बढ़ेगा, मैंने 2 गुना टेम्परेचर कर दिया तो इंटेंसिटी कितनी गुनी बढ़ेगी, इसके बारे में हमने अभी बात नहीं किया है। तो ये पता चलता है स्टीफेंस लॉ से, स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ से इस बारे में पता चलता है। तो स्टीफेन बोल्ट्जमैन लॉ क्या कहता है कि फॉर परफेक्ट ब्लैक बॉडी, ये बात करता है परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए। फॉर परफेक्ट ब्लैक बॉडी जो इंटेंसिटी होगी
वो प्रोपोर्शनल होगा टी के पावर 4 के। इंटेंसिटी मतलब क्या, एनर्जी डिवाइड बाय एरिया इंटू टी, ये प्रोपोर्शनल होगा टी के पावर 4 के। यानी कि अगर आप टेम्परेचर को 2 गुना बढ़ाते हैं तो इंटेंसिटी कितनी गुनी बढ़ जाएगी, 2 की पावर 4 टाइम, यानी कि 2 इंटू 2 यानी कि 16 टाइम। ठीक है, अगर आप टेम्परेचर को 3 गुना बढ़ा दे यानी कि कितने टाइम इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, 3 की पावर 4 टाइम। तो स्टिक्सन्स लॉ ये बताता है आपको। ठीक है, अब देखिए कि एनर्जी डिवाइड बाय टाइम, इसको क्या बोलते हैं, Q बाई टी प्रोपोर्शनल टू, पहले तो ये देख लीजिए, अगर मैं ये प्रोपोर्शनल है इसको हटा दूं तो क्या होगा, Q डिवाइड बाई ए टी प्रोपोर्शनल सिग्मा टी की पावर 4। ये जो सिग्मा है ये एक कांस्टेंट है, अभी इसका वैल्यू देखेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ और भी चीज देख लीजिए। चलिए इतना लिख लीजिए, सिग्मा का वैल्यू मैं बता देता हूं फिर आगे देखेंगे। ठीक है, तो जो सिग्मा की वैल्यू होती है वो 5.67 इंटू 10 की पावर -8 होती है। कहीं कहीं पे हो सकता है आपको दिया हो ये 6 भी दिया हो सकता है। ठीक है, यह परफेक्ट वैल्यू होती है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली कहीं कहीं पे 6 भी दिया होता है। अब देख लीजिए यहाँ पे मैं ये जो Q है उसको क्या लिख रहा हूँ, Q डिवाइड बाई इसको मैं T कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा, सिग्मा ए टी की पावर 4। ये क्या होगा, एनर्जी डिवाइड बाय टाइम, इसी को तो बोलते हैं हम पावर, पावर रेडिएटेड। ये कितना हो जाएगा, सिग्मा ए टी की पावर 4। तो ये किसके लिए है, ये है ब्लैक बॉडी के लिए, P इक्वल टू सिग्मा ए टी की पावर 4। और जो पावर रेडिएटेड होता है, जो रेडिएशन होता है वो ब्लैक बॉडी के लिए मैक्सिमम होता है। ठीक है, अब आगे इस पे बात करेंगे, पहले इतना लिख लीजिए फिर उस पे बात करते हैं हम। ठीक है, चलिए
तो परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए कितना हो गया पी की वैल्यू सिग्मा ए टी की पावर 4। लेकिन नॉर्मल जो बॉडी होगी फॉर अदर बॉडीज, फॉर अदर बॉडी, इसके लिए पी की वैल्यू कितनी होगी, इससे कम ही होगी। ब्लैक बॉडी का मैक्सिमम होता है, तो अदर बॉडी के लिए क्या होगा, कम होगा, सिग्मा ए टी की पावर 4। अगर ये मैक्सिमम है और ये कम है, इसका मतलब क्या है, ई की जो वैल्यू है वो 1 से कम है। ठीक है, तो यहां पे इसको बोलते हैं इमिसिविटी। इमिसिविटी ये डिपेंड करता है मटेरियल पर। हो सकता है किसी मटेरियल के लिए इसकी वैल्यू 0.5 हो, किसी मटेरियल के लिए 0.6 हो, किसी मटेरियल के लिए 0.2 हो। तो ये जो ई है ये डिपेंड करता है मटेरियल पे, और इसकी वैल्यू होती है 0 से बड़ी और 1 से छोटी। और ब्लैक बॉडी के लिए कितनी हो जाएगी ई की वैल्यू, वो हो जाएगी 1 फॉर परफेक्ट ब्लैक बॉडी ई इक्वल टू 1। ठीक है, ये लिख लीजिए। ठीक है, चलिए। ठीक है, तो पावर रेडिएट कितना कर रहा था, पावर रेडिएट वो था ई सिग्मा ए टी की पावर 4। और लेकिन पावर एब्जॉर्प्शन भी तो होगा, कुछ रेडिएशन उसको नेचर से भी तो मिलेगा, तो वो हो जाएगा आपका ई सिग्मा ए टी नॉट की पावर 4। ये टी नॉट क्या है, ये सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो है। तो नेट पावर रेडिएशन कितना हो जाएगा, कितना वो पावर रेडिएट करेगा नेट, तो वो नेट पावर रेडिएट करेगा इक्वल टू नेट पावर रेडिएशन इक्वल टू ई सिग्मा ए और टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4, इतना माइनस इतना। ठीक है, इतना वो रेडिएट कर रहा था, इतना उसने एब्जॉर्ब किया, तो कितना नेट पावर रेडिएशन उसका कितना हो जाएगा, इतना माइनस इतना। ठीक है, ये लिख लीजिए।
ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, कोई हीटर दिया गया है, उसके लिए जो P की वैल्यू दी, P के लिए हमें वैल्यू दी गई है और उसके कॉइल का एरिया दिया गया है। कॉइल का एरिया बताया गया है 0.1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और P का जो वैल्यू है वो है 6000 वाट। आपको सिग्मा का वैल्यू दे दिया जाएगा, वो होगा 6.10 की पावर -8 वाट मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर 4। अब आपसे पूछा गया है कि हीटर का, आपको टेम्परेचर बता रहा है कि हीटर का टेम्परेचर कितना है, और बोला गया है कि हीटर को आपको कंसीडर करना है ब्लैक बॉडी, परफेक्ट ब्लैक बॉडी की तरह आपको हीटर को कंसीडर करना है। तो होगा क्या कि P इक्वल टू क्या होता है, E सिग्मा A T की पावर 4। अगर वो परफेक्ट ब्लैक बॉडी है तो E इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। और बाकी वैल्यू हमें दी गई है, P की वैल्यू दी गई है, सिग्मा की वैल्यू दी गई है, A की वैल्यू दी गई है, तो हम T की पावर 4 की वैल्यू, T की वैल्यू जो है यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका 6000, ये हो गया आपका एक, सिग्मा कितना है 6 × 10 की पावर -8, एरिया कितना दिया गया है 0.1 और T की पावर 4 बचा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा T की वैल्यू 1000 केल्विन, ठीक है। तो हम कुछ स्टीफन लॉ का जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से करेंगे। ज्यादातर क्वेश्चन जो आएगा वो सॉल्व होगा इस फॉर्मूले से, ठीक है। ठीक है, आज का क्लास बस इतना ही था। अगला देखते हैं, अगला टॉपिक अगले क्लास में।